हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉल बैक फंक्शन के बारे में। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 14 है। और अब जिन्हें भी नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, अभी हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है। तो अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने पहले से फोल्डर को बना के रखा है तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक एचटीएमएल की फाइल बनाई है और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है। और इसके साथ मैंने जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के साथ लिंक भी कर दिया है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने लेक्चर 14 के लिए नोट्स बनाई है तो मैं यहाँ पर नोट्स को ओपन करता हूँ। तो अब इस लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर कॉल बैक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर एरे के कुछ मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर कॉल बैक को यूज करते हैं। जैसे कि फॉर ईच होता है, मैप होता है, फिल्टर होता है, रिड्यूस होता है। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो दूसरे फंक्शन के पैरामीटर के अंदर पास हो, उसे हम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। अब इसके सिंटैक्स की बात करें तो देखो, यहाँ पर हमने एक फंक्शन को बनाया है और इसके अंदर हमने यहाँ पर एक और फंक्शन को पास करवाया है। अब देखो, यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन है तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमें इसका नाम कॉल बैक ही लिखना है। हम यहाँ पर इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इसका नाम इस तरह से लिखा है। ओके, अब देखो, यहाँ पर हमने कॉल बैक को पास किया है तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर कोई और पैरामीटर को पास नहीं कर सकते। हम यहाँ पर चाहे तो कोई और पैरामीटर को भी पास कर सकते हैं। और हम जो भी टास्क को परफॉर्म करवाना चाहते हैं उसे हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और लास्ट में हम यहाँ पर कॉल बैक को पास करते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक कॉल बैक क्या करता है कि पहले हमारा यहाँ पर फंक्शन चलने देता है और लास्ट में यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। मतलब कि जब भी हम यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि पहले हमारा ये वाला फंक्शन चले, उसके बाद हम यहाँ पर कोई और चीज को चलाना चाहते हैं तो उसे हम यहाँ पर कॉल बैक के अंदर पास कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे कि आपको ये सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मैं जीएस के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ कॉल नेम। और अब इसके अंदर हम यहाँ पर दो पैरामीटर को पास करते हैं। पहले के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम और उसके बाद यहाँ पर मैं एक कॉल बैक फंक्शन को पास करवाता हूँ। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आउटपुट। ओके, तो मैं इस तरह का यहाँ पर नाम दे रहा हूँ। और अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर console.log बनाता हूँ। ओके, तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय। और अब यहाँ पर मैं प्लस करता हूँ और यहाँ पर मैं नेम को ऐड कर देता हूँ। ओके, और जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पर कॉल बैक को पास करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आउटपुट। ओके, तो यहाँ पर हम इसे कॉल करवा देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने कॉल बैक को पास तो करवा दिया है पर अभी हमने कॉल बैक को क्रिएट नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक और फंक्शन बनाता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ आउटपुट। ओके, और अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर console.log बनाते हैं। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज अ आउटपुट। ओके, तो अब यहाँ पर हमने फंक्शन को क्रिएट तो कर दिया है पर अब हमें इसका आउटपुट देखने के लिए हमें इसे कॉल भी करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर फंक्शन को कॉल करता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर दो पैरामीटर को पास करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमित और उसके बाद मैं यहाँ पर कॉल बैक को पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आउटपुट। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि पहले यहाँ पर जो अमित हमने लिखा है ना, ये यहाँ पर इस नेम वाले पैरामीटर के अंदर जाएगा। और अब इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर console.log किया है हाय और उसके बाद हमने नेम को पास किया है। तो यहाँ पर हमें हाय अमित लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर हमने दूसरे पैरामीटर के अंदर कॉल बैक को पास किया है तो अब ये आउटपुट यहाँ पर अंदर जाएगा। अब देखो, यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमने कॉल बैक के अंदर जो भी नाम पास किया है उसी नाम वाला हमें यहाँ पर कॉल बैक बनाना है। हम यहाँ पर डिफरेंट नाम का भी कॉल बैक बना सकते हैं। मतलब कि देखो, अगर मैं यहाँ पर से इसे निकाल दूंगा और यहाँ पर मैं सिर्फ आउट लिखूंगा ना, फिर भी यहाँ पर ये हमारा वर्क करेगा। और यहाँ पर मैं जो भी नाम लिखा है ना उसे हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आउट। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पर करना है। जो हम यहाँ पर नाम लिखते हैं ना उसे यहाँ पर हमें अंदर कॉल करवाना होता है। ओके, पर जब हम यहाँ पर कॉल बैक को बनाते हैं तो उसे हम यहाँ पर दूसरे नाम से भी यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, तो अब ये जो आउटपुट वाला हमारा कॉल बैक फंक्शन है ना, ये यहाँ पर आउट के अंदर जाएगा। और जब यहाँ पर इस फंक्शन का काम हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा कॉल बैक चलेगा। ओके, तो अब इसके आउटपुट में हमें क्या देखने को मिलेगा कि पहले यहाँ पर हाई हमें प्रिंट होके आएगा और उसके बाद यहाँ पर दिस इज आउटपुट प्रिंट होके आएगा। ओके, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल के अंदर जाता हूँ। तो देखो, पहले हमें यहाँ पर हाई हमें प्रिंट होके दिखाई दे रहा है। इसके बीच में स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर स्पेस को ऐड करता हूँ। ओके, अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर पहले हाई हमें प्रिंट होके आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर दिस इज आउटपुट प्रिंट होके आ रहा है।
तो इस तरह से यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन वर्क करता है। ओके, अब देखो इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने यहाँ पर सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल की मेथड के बारे में पढ़ा था। तो उसके अंदर भी हम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन को ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पर एक सेट टाइम आउट बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर जो एरो फंक्शन बनाते हैं ना, वो हमारा कॉल बैक फंक्शन ही होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टार्ट, और इसके अलावा हम यहाँ पर डिले को पास करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1000। ओके, तो अब यहाँ पर हमने जो एरो फंक्शन बनाया है ना, तो ये हमारा एक कॉल बैक फंक्शन ही होता है। इन शॉर्ट, कोई फंक्शन के अंदर यहाँ पर दूसरा फंक्शन पास हो तो उससे हम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन के रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है जिसका नाम है कॉल बैक हेल। अब ये कॉल बैक हेल का मतलब क्या होता है कि जब हम यहाँ पर कॉल बैक के अंदर कोई दूसरा कॉल बैक पास करें, उसके अंदर भी हम यहाँ पर दूसरा कॉल बैक पास करें, इस तरह से हम कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, उसके अंदर भी दूसरा कॉल बैक, इस तरह से हम कॉल बैक को पास करते हैं, तो इससे हमारा जो कोड होता है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उसे यहाँ पर कॉल बैक हेल की प्रॉब्लम कहा जाता है। ओके, तो इससे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर फिर से सेट टाइम आउट को यूज करता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेप 1 और यहाँ पर मैं डिले के अंदर पास करता हूँ 1000। अब इसे मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। ओके, और अब इसे मैं यहाँ पर कंसोल के स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर पास करता हूँ। ओके, इसके अंदर भी मैं यहाँ पर पास करता हूँ, इसके अंदर भी मैं यहाँ पर पास करता हूँ और इसके अंदर भी मैं यहाँ पर पास करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 2, उसके बाद स्टेप 3। ओके, और स्टेप 4 और स्टेप 5। तो देखो यहाँ पर हमने कॉल बैक के अंदर यहाँ पर कॉल बैक को पास किया है, उसके अंदर भी हमने यहाँ पर कॉल बैक को पास किया है, और इस तरह से यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स कोड बनता है ना, उसे यहाँ पर कॉल बैक हेल की प्रॉब्लम कहा जाता है। अब देखो, जब भी यहाँ पर एक चीज के अंदर यहाँ पर दूसरी चीज हो तो उसे यहाँ पर नेस्टेड कहा जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे कॉल बैक के अंदर यहाँ पर एक और कॉल बैक है तो उसे यहाँ पर नेस्टेड कॉल बैक कहा जाता है, और सेम तरीके से यहाँ पर लूप के अंदर यहाँ पर कोई और लूप हो तो उसे यहाँ पर नेस्टेड लूप कहा जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो कॉल बैक की नेस्टिंग हो रही है तो उसे यहाँ पर कॉल बैक हेल की प्रॉब्लम कहा जाता है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम प्रोमिसेस और असिंक अवेट को यूज करते हैं। अब ये प्रोमिसेस क्या होता है, उसके बाद ये असिंक अवेट क्या होता है, तो इन सभी को हम यहाँ पर आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। ओके, फिलहाल के लिए मैं इस कोड को यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं एरे के कुछ मेथड के बारे में जिसके अंदर हम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले मेथड का नाम है फॉर ईच। अब ये जो फॉर ईच की मेथड होती है ना, ये एक टाइप से लूप की तरह वर्क करती है। ये क्या करती है कि हमारे एरे के अंदर की जो वैल्यू होती है ना, उसे एक एक करके यहाँ पर फंक्शन के अंदर लाती है, और अब इसके ऊपर हम जो भी टास्क को परफॉर्म करवाना चाहते हैं उसे हम यहाँ पर करवा सकते हैं। अब इसके सिंटैक्स की बात करें तो पहले हमें यहाँ पर एरे का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे डॉट फॉर ईच लिखना है। ओके, और अब इसके पैरामीटर के अंदर हमें यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन को पास करवाना होता है, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर जो कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं ना, उसके यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर वैल्यू आती है और दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर इंडेक्स आता है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने जो पैरामीटर का नाम लिखा है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर यही नाम को यूज करना है, हम यहाँ पर कोई और नाम भी लिख सकते हैं। पर हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पहला पैरामीटर होता है ना वो हमें वैल्यू देता है, और जो दूसरा पैरामीटर होता है ना वो हमें यहाँ पर इंडेक्स को देता है। तो अब इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट नम इक्वल टू, और अब यहाँ पर मैं एक एरे बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पर मैंने 4 वैल्यू को पास किया है, और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं फॉर ईच को यूज करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करना है कि पहले मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नम, उसके बाद यहाँ पर मैं डॉट फॉर ईच लिखना है। ओके, और अब इसके पैरामीटर के अंदर मैं यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन को पास करवाना है। तो यहाँ पर मैं एक अनोनिमस फंक्शन बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर दो पैरामीटर को पास करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी और आई। ओके, तो अब यहाँ पर वी के अंदर हमारे एरे की वैल्यू आएगी और आई के अंदर हमें यहाँ पर इंडेक्स देखने को मिलेगा, और इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई कॉमा वी। तो अब इससे क्या होगा, ये जो फॉर ईच होगा ना, ये क्या करेगा कि हमारे एरे की जो वैल्यू है ना, इसे एक एक करके यहाँ पर फंक्शन के अंदर लाएगा। तो पहले ये क्या करेगा कि यहाँ पर एक को अंदर लाएगा, उसके बाद अभी यहाँ पर दूसरी वैल्यू को फंक्शन के अंदर लाएगा, उसके बाद तीसरी वैल्यू को, और उसके बाद चौथी वैल्यू को, और इस तरह से यहाँ पर एक एक करके सभी वैल्यू को अंदर लाएगा।
तो अब इसके आउटपुट में हमें क्या देखने को मिलेगा कि पहले हमें यहाँ पर इंडेक्स प्रिंट होकर दिखाई देंगे और उसके बाद कॉमा करके यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू दिखाई देगी। ओके, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा इंडेक्स और यहाँ पर हमारी वैल्यू दोनों चीजें यहाँ पर आ रही है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हम फॉर ईच को यूज कर सकते हैं। हम चाहे तो इसके ऊपर कोई और भी टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं मैथ की मेथड के बारे में। अब ये जो मैप होता है ना, ये क्या करता है कि हमारा जो एरे होता है ना, उसके अंदर में यहाँ पर चेंजेस करने में हेल्प करता है। और ये क्या करता है कि हमारा जो ओरिजिनल एरे होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करता है, हमें यहाँ पर एक नया एरे रिटर्न करके देता है। ओके, इसका सिंटैक्स भी यहाँ पर फॉर ईच की जैसा ही होता है। पहले में यहाँ पर एरे का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर हमें डॉट मैप लिखना है और अब इसके पैरामीटर के अंदर में यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन को पास करवाना है। और इस कॉल बैक फंक्शन के पास यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं, एक हमारा वैल्यू और दूसरा हमारा इंडेक्स। तो चलो अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ, वो भी यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट m इक्वल टू, और अब यहाँ पे num डॉट मैप को यूज करता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ v और i। ओके, और अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अब हमारी जो वैल्यू है ना, उसे हम यहाँ पर डबल कर देते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न, और अब इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ v क्रॉस 2। ओके, तो अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम m की वैल्यू देखते हैं, तो ये यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से जब भी हम यहाँ पर एरे के ऊपर चेंजेस करके हम यहाँ पर नया एरे रिटर्न करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर मैप की मेथड को यूज कर सकते हैं। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं फिल्टर मेथड के बारे में। अब ये जो फिल्टर की मेथड होती है ना, ये क्या करती है कि हमारा जो एरे होता है ना, उसके अंदर से हमें यहाँ पर वैल्यू को फिल्टर करने में हेल्प करती है। फिल्टर के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर जो भी कॉल बैक को पास करते हैं ना, उसके अंदर हम यहाँ पर कंडीशन को पास करते हैं और जिस वैल्यू के लिए हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है, तो उस वैल्यू को यूज करके यहाँ पर एक नया एरे रिटर्न करता है। ओके, और अब इसका सिंटैक्स भी हमारे फॉर ईच और मैप की तरह ही होता है। तो अब इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट s इक्वल टू, और अब यहाँ पे मैं num डॉट फिल्टर को यूज करता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ v। ओके, यहाँ पर मुझे एक ही पैरामीटर की जरूरत होगी, इसलिए यहाँ पर मैं एक ही पैरामीटर को यूज कर रहा हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं रिटर्न को यूज करता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ v मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो अब जिस वैल्यू के लिए हमारा मॉड्यूलस 2 0 होगा, उसकी वैल्यू में यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अब इसके आउटपुट में यहाँ पर 2 और 4 देखने को मिलेगा। ओके, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम f की वैल्यू देखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आउटपुट के अंदर यहाँ पर 2 और 4 देखने को मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हम फिल्टर को यूज करके हम यहाँ पर हमारी वैल्यू को फिल्टर भी कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं रिड्यूस मेथड के बारे में। अब ये जो रिड्यूस की मेथड होती है ना, ये क्या करती है कि हमारा जो एरे होता है ना, उसे यहाँ पर सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। जो हम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन के अंदर पास करते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पर सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। ओके, तो अब यहाँ पर हम इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एरे का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर हमें डॉट रिड्यूस लिखना है और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन को पास करवाना है। और अब इसके अंदर का जो कॉल बैक फंक्शन होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर 3 पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर हमारा एक्यूमुलेटर आता है, मतलब कि हमारे इनिशियल वैल्यू आती है। उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर हमारी करंट वैल्यू आती है और तीसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर इंडेक्स आता है। ओके, अब देखो इसके अंदर हम यहाँ पर इनिशियल वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मैं यहाँ पर जो कॉल बैक फंक्शन पास किया है ना, उसके बाद यहाँ पर हमें कॉमा बनाना है और हमारी जो इनिशियल वैल्यू होगी ना, उसे हमें यहाँ पर पास करवाना है। पहली बार जब हमारी लूप चलेगी ना, तब यहाँ पर इनिशियल वैल्यू यहाँ पर इस पहले पैरामीटर के अंदर जाएगी और जो दूसरा पैरामीटर होगा ना, उसके अंदर यहाँ पर हमारे एरे की पहली वैल्यू आएगी और जैसे ही यहाँ पर आगे चलता जाएगा, तो यहाँ पर हमारी जो पहली वैल्यू होगी ना, उसके अंदर यहाँ पर चेंजेस होते जाएंगे। ओके, तो अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जिससे कि आपको ये सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट r इक्वल टू, और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ num डॉट रिड्यूस। तो अब यहाँ पर मैं कॉल बैक फंक्शन बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर पैरामीटर को पास करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन v और उसके बाद v। ओके, तो पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर हमारी इनिशियल वैल्यू आएगी और दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर एरे की वैल्यू आएगी। ओके, तो अब यहाँ पर मैं इनिशियल वैल्यू को यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ
अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पर रिटर्न बनाता हूँ, ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन वी प्लस वी। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो इनिशियल वैल्यू होगी ना, उसके साथ हमारी ये वैल्यू को हम प्लस करवा रहे हैं। तो पहले हमारी इनिशियल वैल्यू होगी 0, तो इसके अंदर यहाँ पर 0 आएगा, और अब यहाँ पर हमारी पहली वैल्यू आएगी, तो 1 यहाँ पर इसके अंदर आएगा, तो 0 + 1, तो यहाँ पर हमें इसका आउटपुट 1 देखने को मिलेगा, ओके। पर अभी जो 1 आया ना, तो अभी यहाँ पर इन वी के अंदर जाएगा। उसके बाद जब हमारी दूसरी वैल्यू आएगी, तो 1 + 2, तो यहाँ पर हमें 3 देखने को मिलेगा। अब ये 3 यहाँ पर इनिशियल वैल्यू के अंदर जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हमारी तीसरी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर 3 + 3 यहाँ पर हमें 6 देखने को मिलेगा। अब ये 6 यहाँ पर इनिशियल वैल्यू के अंदर जाएगा, और अब यहाँ पर हमारी 4 की वैल्यू आएगी, तो 6 + 4, तो यहाँ पर हमें इसके आउटपुट में यहाँ पर 10 देखने को मिलेगा, ओके। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम आर की वैल्यू देखते हैं, तो देखो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू में 10 देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस इनिशियल वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10, ओके। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर इनिशियल वैल्यू के अंदर 10 आएगा, और अब यहाँ पर हमारी पहली वैल्यू आएगी, तो 10 + 1 = 11, और अब ये जो 11 हो गए ना, वो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू के अंदर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारी दूसरी वैल्यू आएगी, और इस हिसाब से यहाँ पर ये चलता रहेगा, ओके। तो अब हम इसे सेव करते हैं, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम आर की वैल्यू देखते हैं, तो देखो अब यहाँ पर आर की वैल्यू यहाँ पर 20 आ रही है, ओके। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम रिड्यूस को यूज कर सकते हैं। तो अब हम रिड्यूस की एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें, तो जब हम यहाँ पर शॉपिंग करते हैं, तो हमारे आइटम को जो कार्ट के अंदर डालते हैं, तो हमें चेकआउट पेज के ऊपर हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट देखने को मिलती है। तो हम रिड्यूस के मेथड को यूज करके उसे प्लस कर सकते हैं। तो चलो अब हम इस एग्जांपल को बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट आइटम्स इक्वल टू, और अब यहाँ पर मैं एरे बनाता हूँ, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आइटम, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ शर्ट, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और की बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्राइस, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 500, ओके। अब इसे मैं कॉपी कर देता हूँ, और इसे मैं यहाँ पर 2 बार लिख देता हूँ, ओके। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं, तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ जीन्स, ओके, और इसकी प्राइस के अंदर मैं लिखता हूँ 1000। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ शूज़, ओके, और इसकी वैल्यू में मैं लिखता हूँ 1500। और अब यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट आइटम इक्वल टू, और अब यहाँ पर हम रिड्यूस के मेथड को यूज करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आइटम्स डॉट रिड्यूस, ओके। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन बनाता हूँ, और अब यहाँ पर मैं 2 पैरामीटर को पास करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन वी और वी, ओके। इन वी के अंदर यहाँ पर हमारी इनिशियल वैल्यू आएगी, और वी के अंदर यहाँ पर हमारी करंट वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर मैं इनिशियल वैल्यू के अंदर लिखता हूँ 0, ओके। अब यहाँ पर मैं रिटर्न बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन वी प्लस वी डॉट प्राइस, ओके। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक एरे बनाया है, और इसके अंदर ने यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट को बनाया है। पहले ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर शर्ट की वैल्यू है, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर जीन्स की वैल्यू है, और तीसरे ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर शूज की वैल्यू है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम रिड्यूस की मेथड को यूज कर रहे हैं, और हम इस प्राइस को यहाँ पर टोटल कर रहे हैं। तो अभी हमने रिड्यूस के कॉल बैक के अंदर यहाँ पर 2 पैरामीटर को पास किया है, इन वी और वी। इन वी के अंदर यहाँ पर इनिशियल वैल्यू आएगी, उसके बाद यहाँ हमने लिखा है वी डॉट प्राइस। तो ये जो वी होगा ना, उसके अंदर यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट आएगा, ओके। और यहाँ पर हमने लिखा है वी डॉट प्राइस। तो अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर प्राइस की जो की होगी ना, उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू है 500, तो ये 500 यहाँ पर वी डॉट प्राइस के अंदर आएगा, और इनिशियल वैल्यू है यहाँ पर 0, ओके। तो 0 + 500 = 500, और अब ये जो 500 होगा ना, वो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू के अंदर जाएगा, और अब यहाँ पर वी डॉट प्राइस के अंदर यहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू आएगी। तो इसकी प्राइस है यहाँ पर 1000, तो वे 1000 यहाँ पर जाएंगे, तो 500 + 1000 तो 1500 हो जाएंगे। और अब ये जो 1500 होंगे ना, वो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू के अंदर जाएंगे, और अब यहाँ पर तीसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो इसकी वैल्यू है यहाँ पर 1500, तो 1500 + 1500, तो यहाँ पर हमें इसके आउटपुट में यहाँ पर 3000 देखने को मिलेगा, ओके। तो चलो अब हम इसे सेव करते हैं, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम आइटम्स की वैल्यू देखते हैं, तो देखो यहाँ पर हमें आउटपुट के अंदर यहाँ पर 3000 देखने को मिल रहा है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी रिड्यूस की मेथड वर्क करती है, ओके। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। तो चलो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है, तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com, और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है।
और उसके बाद लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा जेएस का लेक्चर 14 है, तो वहाँ पे आपको जेएस लेक्चर 14 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएँगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फ़ोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है और इसके अंदर जो भी फ़ाइल होती है ना, वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पे मैंने 2 फाइल बनाई है, तो आपको ये दोनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। और रही बात हमारी इस पीडीएफ वाले नोट्स की, तो इसे मैं हमारी वेबसाइट के पीडीएफ वाले सेक्शन में ऐड कर दूँगा। तो आपको लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर देना है। ओके? सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।